हेलो बच्चों, द कॉमर्स हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन। तो हम लोग बिजनेस लॉ के टॉपिक में बात कर रहे थे ऑफर पर। आज तो उस दिन मैंने आपको ऑफर से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको बता दी थी, है ना। ऑफर की डिफिनीशन, फिर ऑफर पर हमने एनालिसिस किया था। उसके बाद मैं बात कर रहा था आपसे कि मैं इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में जो डिफरेंस है इसको मैं अपने अगली क्लास में बताऊंगा। मैंने ये बात आपसे की। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक में, दो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। पहला जो टॉपिक होगा आपका व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो वो होगा आपका एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। चलो स्टार्ट करो फिर यहाँ से सब लोग। एक बार देखो आपके बोर्ड पर नोट्स आ रहा है, आप इसको पढ़ेंगे आराम से। देखो क्या लिखा है, एन ऑफर should be distinguished from an invitation to offer। देखो कि ये कह रहा है कि जब बात ऑफर की होगी और इनविटेशन टू ऑफर होगी तो दोनों में क्या है, दोनों में अंतर। सही बात है भाई, दोनों में अंतर है। अब वो अंतर कैसे है, उस अंतर को आज हम लोग यहाँ जानेंगे। देखोगे, एन ऑफर इज डिफिनिट एंड केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहा है कि देखो ऑफर के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या है, अगर इन्फोर्सेबल है ना, डिफिनिट है, तो उसके पास कैपेसिटी है कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकता है। देखो जैसे हम लोग बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफर। नंबर वन सोशल एंड नंबर टू क्या था आपका, लीगल, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं सोशल की, तो सोशल को क्या कर दिया गया, हट गया यहाँ से। तो सोशल नेचर के जो एग्रीमेंट या ऑफर होगा तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को हटा के सेकेंड पॉइंट पर ध्यान देते हैं। पॉइंट क्या है, जो कि आपका ऐसे ऑफर जो लीगल रिलेशन को एग्जिस्ट करते हैं, जो बिजनेस नेचर के हैं, जो बिजनेस पर्पज के हैं, ध्यान रखोगे वो लीगल ऑब्लिगेशन एराइज करते हैं और उन्हीं को आप कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकते हो, ठीक है। सोशल नेचर के जो ऑफर होंगे उनको आप ऑफर में, या ऑफर के बाद जो एग्रीमेंट बनेगा वो सोशल नेचर को होगा, तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट। देखोगे वेयर एज इन्विटेशन टू एन ऑफर इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ ऑफर। यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर जो आपका इन्विटेशन टू ऑफर है वो क्या है, वो केवल एक सर्कुलेशन है ऑफर का, ठीक है। इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर एंड प्रोसीड अ डिफरेंट डिफरेंट ऑफर, ठीक है। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट टू प्रेसिडेंट टू मेक एन ऑफर, ठीक है। तो देखोगे ध्यान रखो, अगर आप बिग बाजार जा रहे हो, बिग बाजार के ध्यान रखोगे, अगर आगे का कांच का होता है, वहां पर कोई एक डमी लगा हुआ है, डमी में कपड़ा लगा है। तो डमी में जो कपड़ा लगा हुआ है, ध्यान रखो उस, अगर कोई डमी ने जो कपड़ा पहना है वो आप कपड़ा मांग रहे हो, ठीक है। और जब आप मांग रहे हो सेलर से, तो आपको वो कपड़ा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखोगे वो क्या है, आपका केवल इन्विटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं है। आप उससे बोले भैया अगर आपको बेचने नहीं तो आपने इस डमी में क्यों लगाया, तो क्या कर सकता है, मना कर सकता है ना। क्यों मना कर सकता है, केवल डमी में कपड़ा लगाने का मतलब नहीं ना कि वो बेचना चाहता है। वो बोला सर ये केवल किस लिए, किस पर्पज के लिए रखा है, ये केवल डमी के लिए रखा गया है, जिसको लोग क्या करें, देखें और इससे पहचाने, ठीक है। इसको हम सेल करने के लिए नहीं रखे हैं। कभी कभी आप जाते हो ना, जो फोन लगा होता है कहता है भाई आप देखे हो, हमको यही फोन दो, ठीक है ना। तो क्या कहता है, वो कहता है कि भैया ये हम बेचेंगे नहीं, पर्पज से लगा हुआ है, ये केवल कस्टमर को शो करने के पर्पज के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे वहां पर वो ऑफर नहीं है, वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है, ध्यान रखो, ठीक है। हम कोचिंग ओपन करके बैठे हैं, कोई बच्चा आ रहा है, इंक्वायरी ले रहा है कि सर बोला बस पढ़ाएंगे नहीं, बनवा ली, ठीक है ना। तो कोचिंग में बोर्ड लगा के अंदर ऑफिस में बैठने का मतलब केवल ये नहीं है ना पढ़ाना चाहता, ठीक है ना। ध्यान रखोगे, कोचिंग में बोर्ड लगा कोचिंग बनवाने का मतलब क्या है, ये केवल एक इन्विटेशन टू ऑफर है, इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है। देखोगे acceptance of an invitation to an offer does not result in the contract and only offer emerge in the process of negligence, ठीक है। acceptance of an invitation to offer, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट का केवल रिजल्ट नहीं है। एंड ओनली एन ऑफर इमर्स इन द प्रोसेस ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है।
हो सकता है क्या है, वो ऑफर को वो निग्लेक्ट भी कर सकता है, इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है। फिर देखोगे, when a person advertises that he has stock of books to sell house to let, there is no offer to be bound by any contract, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे, अगर आपने कोई एक घर ले रखा है कि हम यहाँ पर किताबों को बेचेंगे और इस तरह का आप वहां पर विज्ञापन दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप कोई ऑफर नहीं दे रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप केवल इस बात को बता रहे हो कि हम मैं इसका ये काम करूंगा, ठीक है। ध्यान रखोगे, अगर कोई उस दौरान आपसे आ रहा है, बोल रहा है भाई हमको बुक चाहिए, आप मना करते हो, रिफ्यूज करते हो उसको, दैट इज नोन एज द इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट एन, ठीक है। सच एडवर्टाइजमेंट आर ऑफर टू negotiate offer to receive offer in order to ascertain whether a particular statement amount to an offer or intention to offer. The test would be intention with which such statement is made, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या है। देखोगे यहाँ पर, डज द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इंटेंशन टू बी bound by as soon as it is accepted by the offer, or he intended to do some further act before he becomes bound it by it. In the former case amounts to an offer, and in the later case it is an invitation to offer, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से आपको इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ये क्या बोल रखा है यहाँ पर, ध्यान रखोगे, ये क्या कह रहा है, डज द पर्सन हु मेड अ स्टेटमेंट इंटेंशन टू बी बॉन्ड बाय इट, जब आपने कोई स्टेटमेंट दिया है और सामने वाला पार्टी क्या है, उसको उस कार्य को करने के लिए बॉन्ड है ना, कि उसको करना ही पड़ेगा, तो ध्यान रखोगे ये क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा आपका ऑफर। बट ध्यान रखोगे, जब वो बॉन्ड नहीं है तो उस कार्य को करे ही करे, तो ध्यान रखोगे ये क्या है, आपका इन्विटेशन माना जाएगा। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक ऑफर में और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या अंतर है, ये बात हम लोग यहाँ पर देख लो। इन टर्म ऑफ सेक्शन 2A, है ना, सेक्शन 2A क्या बात करता है, आपको पता है, हम लोगों ने सेक्शन 2A में क्या पढ़ा, पूरा ऑफर के बारे में पढ़ा, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर, we are bound by the offer should the other party chooses to accept it। ऑफर का मतलब क्या है, सामने वाली पार्टी ने आपको कोई बात बोली, भाई आपको ये काम करना है या आपको ये काम नहीं करना है, आपने उससे रिलेटेड क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो दैट इज नोन एज ऑफर। फिर देखोगे, ऑन द अदर हैंड ऑफर्स मेड विद द इंटेंशन टू निगोशिएट और ऑफर टू रिसीव ऑफर्स आर नोन एज इन्विटेशन टू ऑफर। यहां पर देखो दूसरी बात क्या बोला, दूसरी तरफ on the other hand offers made with the intention to negotiate or offer to receive offers are known as invitation to offer। यहाँ पर देखो, यहाँ जब वो कह रहा है, अगर ऑफर का उद्देश्य क्या है, निगोशिएट करना है ना, नेग्लिजेंस करना है ना, तो ध्यान रखोगे, या उस आपके ऊपर है, आप उसको चूज करो उसके बाद एक्सेप्ट करो, तो ध्यान रखोगे ये क्या है, केवल इंटेंशन या इन्विटेशन टू ऑफर है, या इन्विटेशन टू ऑफर मात्र है, इस बात को आपको ध्यान देखोगे। 10 where a party without expressing his final willingness purpose certain term on which negotiate, he does not make an offer but only invites the other party to make an offer on those terms, hence the only thing that is required is willingness of the offeree to abide by the term of offer। ध्यान रखोगे, ऑफर में और टू ऑफर में यही अंतर है, ठीक है। ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर का मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी की इच्छा इस उद्देश्य से जाहिर कराओ कि अगर वो ऑफर किसी कार्य को करने के लिए तो वो अपना करने में हामी भरे, नहीं करने के लिए तो नहीं करने के लिए हामी भरे, जिससे कि वो एक्सेप्टेंस हो और का लीगल लाइबिलिटी एराइज हो और वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो। बट ध्यान रखो, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर के बारे में केवल जानकारी देना, ठीक है। तो आपका टोटल कंक्लूजन निकल रहा है, ध्यान रखोगे, एक वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफर का मतलब क्या है कि सामने वाली पार्टी को एक्सेप्टेंस करा के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर करवाना। बट ध्यान रखोगे, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है, सामने वाली पार्टी को ऑफर के बारे में नॉलेज देना, बस इतनी बात आप ध्यान रखोगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको अपने से पढ़ोगे, आपको आराम से सभी चीजें समझ में आ जाएंगी, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। देखोगे, फॉलोइंग आर द इंस्टेंस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर बाय और सेल, जरा आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। देखोगे, एन इन्विटेशन बाय अ कंपनी टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडो,
एडवर्टाइजिंग एक्शन सेल एंड कोटेशन ऑफ प्राइस सेंड इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस। ये सब क्या है आपके केसन है ये ऑफर के, ये सारे एग्जांपल आप इसको ध्यान रखोगे पेपर में आपके लिखने का, ठीक है। फिर डिफरेंस देखेंगे मीनिंग की जब बात करोगे, ऑफर को सेक्शन 2 में डिफाइन किया, बोला गया ना, ऑफर इज टू दी फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। फिर इन्विटेशन टू ऑफर में जब एक पार्टी क्या कर रही, एक्सप्रेस कर रही फाइनल विलिंगनेस, proposes certain term on which he is willing to negotiate, he does not make an offer but only invite the other party to make an offer on those terms। ठीक है, तो ऑफर का मतलब है सामने वाली पार्टी को क्या करना, आप कॉन्ट्रैक्ट में करवाना, बट इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है, सामने वाले पार्टी को ऑफर के बारे में नॉलेज दो, जिससे क्या करे, अगर उसमें नेगोशिएशन करना हो निगोशिएट करे और उसके अंदर एंटर करे। देखें सब लोग, इंटेंशन टू दी पार्टी, यहां पर पार्टी का इंटेंशन क्या होता है, इफ अ पर्सन हु मेक द स्टेटमेंट हैज द इंटेंशन टू बी बाउंड बाय, यहां पर क्या है, सामने वाली पार्टी अपने वर्ग के लिए क्या हो जाती है, बॉन्ड हो जाती है। फिर यहां पर ऐसा कुछ होता ही नहीं, काम हुआ ही नहीं होता, ठीक है, उस काम के बारे में आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है, ठीक है। फिर सीक्वेंस क्या है, एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट ऑफर, ऑफर क्या है, कोई कार्य नहीं है, बल्कि क्या है, सामने वाली पार्टी आपको इस बात के लिए अपने अंदर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करा रही है, इसी बात का नाम क्या है, ऑफर है। स्टेशन टू ऑफर का मतलब क्या है, जो ऑफर के पहले का कार्य है, इसका मेन एम क्या है कि आपको ऑफर से अवगत कराना है या उसकी जानकारी, ये बात हम लोगों ने उस दिन, ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट या अब्सेंटीनेस, है ना, कार्य को करने से रिलेटेड हो, कार्य को करने से रिलेटेड ना हो, ध्यान रखो। एक्ट आप इससे रिलेटेड क्या कर सकते हो, शब्दों में कह दो या आप कार्य को करो, ठीक है। तो वर्ड्स में देखोगे रिटन ओरल कई तरह की बातें, ये हम लोग पहले भी डिस्कस, ठीक है। तो जो आगे आओगे देखोगे यहाँ पर, अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस की, ठीक है। सभी लोग ध्यान दें अपने टॉपिक एक्सेप्टेंस में, एक बार आराम से आप इसको, जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे ध्यान रखोगे, जब एक्सेप्टेंस की बात होगी तो सबसे पहले देखोगे इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2B में। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, द टर्म एक्सेप्टेंस डिफाइन एज फॉलो, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज, जब सामने वाले व्यक्ति के, जब जो ऑफरर है वो सामने वाले व्यक्ति के सामने ऑफर करे और सामने वाला व्यक्ति क्या है, पर अपनी रजामंदी दे देता है, दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस। ये बात आप ध्यान रखो, सिंपल वर्ड में पढ़ेंगे हम लोग। when the person to whom the proposal is made signifies is essential there to proposal is said to be accepted, ठीक है। ध्यान रखोगे जब सामने वाला क्या कर दिया है, उसने अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर दिया है तो प्रपोजल एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। देन प्रपोजल, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया जाता है वो क्या बन जाता है, वो एक प्रॉमिस बन जाता है। आपको इस बात को ध्यान रखना, यहां तक अगर किसी पॉइंट में दिक्कत है आप बता सकते, देखेंगे। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे डिफिनीशन को कि इस डिफिनीशन में हमको कौन कौन से पॉइंट आउट हुए हैं, ठीक है। तो वेरिएबल देखेंगे हम लोग, इसमें क्या बोला गया है, व्हेन द पर्सन टू प्रपोजल इज मेड, जिसके सामने प्रपोजल रखा गया है, जैसे ए ऑफर दे रहा है अपनी कार बेचने को, तो ध्यान रखोगे किसको दे रहा है, बी को, कितने में, 2 लाख रुपए। ये माना जाएगा ए ने बी को प्रपोजल दिया, पहली बात दैट इज नोन एज प्रपोजल, ठीक है। यहाँ पर प्रपोजल ए बी को दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई, कार को बेचने के। फिर द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड दैट इज बी इन द अबव एग्जांपल, एंड इफ बी सिग्निफाइज हिज कंसेंट on that proposal, then we can say that B has signified his consent on the proposal made by A। यहां पर देखोगे सी बात क्या है, कह रहा है द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, एक व्यक्ति प्रपोजल देगा किसके सामने, किसी दूसरे पर्सन के सामने, ठीक है। प्रॉमिसी, प्रॉमिसर, सबका खेल बताया गया था आपको। तो यहां पर देखोगे ए कौन है, ऑफरर है, बी कौन है, ऑफरी। बी के सामने ऑफर दिया गया है कि भैया बताओ आप मेरी कार खरीदोगे कि, ठीक है। तो देखोगे दूसरी बात के साथ साथ यहां पर प्लस कर लोगे आप, सब्जेक्ट मैटर भी होंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट मैटर के बिना अधूरा होगा, ठीक है। ऑफरर ऑफरी के साथ क्या है, यहाँ सब्जेक्ट मैटर भी है, आप इस बात को ध्यान,
सब्जेक्ट मैटर क्या है, बी सिग्निफाइज कर रहा है अपनी कंसेंट को, है ना। जो प्रपोजल ए देगा उसमें अपना सिग्निफिकेंट रीजन प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। फिर पॉइंट नंबर थर्ड, व्हेन बी हैज सिग्निफाइड हिज कंसेंट ऑन द प्रपोजल, जब बी क्या कर रहा है उस पर अपनी प्रपोजल दे रहा है, सॉरी जो ए ने प्रपोजल दिया उसमें सिग्निफाइज कर रहा है, वी कैन से दैट द प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड। उसके बारे में सोचा समझा, उसके बाद क्या किया, एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर दिया। मान लिया जाएगा कि प्रपोजल क्या है आपका, एक्सेप्ट कर लिया गया। जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखोगे, जैसे ही आप प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो ध्यान रखोगे, आप लीगली बाउंड हो जाओगे उस एक्ट को करने के लिए, या उस एक्ट को अगर आप नहीं करने के लिए प्रपोजल है तो नहीं करने के लिए। इस बात को आपको ध्यान, ठीक है। यहां पर देखें नीचे आपको बताया गया रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस में क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू सर विलियम जेम्सन, ठीक है ना। देखोगे क्या बोला है इन्होंने, पढ़ लीजिए आप एक बार। ठीक है, सभी बच्चे इसको पढ़ लेंगे, ये हमारे तरफ से आपके लिए। आ जाते हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं लीगल रूल रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले चेक करो, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम ऑफर इज, ठीक है। एक्सेप्टेंस कौन देगा, एक्सेप्टेंस वही व्यक्ति प्रोवाइड कर सकता है, वही पर्सन है के सामने आपने प्रपोजल, ठीक है। देखो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में हम लोग पढ़ा था, जब वो नेफ्यू को खोज खिलाया तो उसको देखो पता नहीं था कि ऐसा कोई इनाम है ना। क्यों भाई, क्योंकि उसको पता नहीं था, इसलिए अपने अमाउंट को रिकवर करने का हकदार नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, उसके अलावा भी यहाँ एक केस लॉ है वोल्टन वर्सेस जोन्स 1857 में, है ना। क्या बोला गया है केस में, स्पेसिफाई किया गया कि ऑफर का एक्सेप्टेंस कौन देगा, वही व्यक्ति देगा जिसके सामने ऑफर रखा गया है। जरा फैक्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें। बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकल हर्ट्स, ठीक है। बोल्टन ने क्या किया, ब्रोकल हर्ट से एक बिजनेस परचेज किया। जॉन्स हु वाज ब्रोकल हर्ट्स क्रेडिटर्स, ये कौन है, जॉन्स जो है इसका क्रेडिटर्स है, ठीक है। प्लेस एन ऑर्डर विथ ब्रोकल हर्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स, इसके पास को सप्लाई करने के ऑर्डर थे, कब, जब ये बिजनेस किसका था, ब्रोकल हर्ट्स का। बोल्टन सप्लाई द गुड्स इवन दाउ द ऑर्डर वाज नॉट इन हिज, है ना, वो उसको सप्लाई करता गया जबकि उसके नाम से क्या था, ऑर्डर नहीं था। जॉनसन रिफ्यूज्ड टू पे बोल्टन फॉर द गुड्स बिकॉज़ बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विथ ब्रोकन हर्ट, है ना। जोन्स ने क्या कर दिया, अमाउंट पे करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया था, ब्रोकन हर्ट्स के साथ किया था, ठीक है। ध्यान रखोगे, ही इंटेंशन टू सेट ऑफ हिज डेब्ट अगेंस्ट ब्रोकन, ठीक है। वो अपने पैसे को रिकवर करने की जिम्मेदारी किसके साथ रखता है, ब्रोकली हर्ट्स के साथ, ठीक है। हेल्ड एज द ऑफर वाज नॉट मेड टू बोल्टन, क्योंकि उसने ऑफर वोल्टन के साथ नहीं किया गया है, ठीक है। देयर वाज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन वोल्टन एंड, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात को कि आप जिससे कॉन्टेक्ट किए होंगे, जिसके सामने कॉन्टेक्ट रखे होंगे, ठीक है, उसी से अमाउंट रिकवर करने की जिम्मेदारी रखते होंगे, अदरवाइज आप पसंद नहीं। फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, है ना। एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मींस क्या है, एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट, जब क्या हो, वो वास्तविक हो, एंड अनक्वालिफाइड एंड इट इज आल्सो एक्सप्रेसिंग सम यूजुअल एंड रीजनेबल, और वो कैसे हो, एक्सप्रेस किया गया हो यूजुअल और रीजनेबल मैनर, ठीक है ना। मान लो मैं आपसे कोई करता हूँ, आपने बोला भैया हमको पैसा चेक तो मुझको करना पड़ेगा चेक से, या मान लो मैं आपसे कोई सामान परचेज करता हूँ, आप बोलते भैया मुझको कैश, है ना, आपने दुकान पे बोर्ड लगा रखा है एक्सेप्टेड ओनली कैश, ठीक है, या कैश ओनली,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट ध्यान रखना पड़ेगा, उसी मोड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है एक्सेप्टेंस कैसे हो, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, वास्तविक होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड नहीं। ठीक, यहाँ पर देखोगे आगे, अगर आप चाहो एग्जाम्पल इसमें पढ़ सकते हो। ए इंक्वायरी फ्रॉम बी, विल यू परचेज माई कार फॉर रुपीज 2 lakh? बी रिप्लाई, आई शैल परचेज योर कार रुपीज 2 lakh इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर रुपीज 50। देखोगे यहाँ पर ए ने बी से कहा क्या आप मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदोगे, दूसरे ने कहा भैया अगर तुम मेरी मोटरसाइकिल को 50,000 रुपए में खरीद लो तो मैं तुम्हारी कार को परचेज कर। क्या, तो ध्यान बात को, यहाँ पर क्या है, जो आपका एक्सेप्टेंस है, आपने एक्सेप्टेंस दिया लेकिन क्या कर दिया, उसके ऊपर आपने एक शर्त लगा दी है। तो ठीक है, इस तरह से आपका एक्सेप्टेंस माने रखेगा, इस बात को। ठीक है, फिर आगे क्या बोला उसने, तो यहां पर क्या है, आपने सामने वाले के ऑफर को हटा दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, आपने नया ऑफर दे दिया। ठीक है, तो इस तरह का चीज आप यहां पर, फिर द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। देखोगे, टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम स्टेबल फॉर्म। ठीक है, एनी कंडीशन, कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विल वेरिंग और टू डेविएट कंडीशन इन नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, ध्यान रखोगे, सबसे पहली बात क्या है, गॉर्डन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी में केस लॉ में ये बात कहा गया, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट, है ना। अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति को कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाया है या नहीं ना हुआ है तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, इस बात को आपको। ठीक है, फिर में देखो हर जगह पर एक मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे एग्जांपल 47, अ प्रपोजल, ए ने प्रपोजल दिया बी को, मैरी हिम, वो उससे शादी करे। बी इन्फॉर्म ए सिस्टर दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम, बट हिज सिस्टर डिड नॉट फॉर्म अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, देयर इज नो कॉन्टेंट एज एक्सेप्टेड वाज नो। ए ने बी से बोला, प्रपोजल दिया बी को कि तुम मुझसे शादी करो। बी इन्फॉर्म करता है ए सिस्टर को दैट शी इज रेडी, है ना, उसने बोला कि वो शादी के लिए तैयार है, बट ये बात को पता ही नहीं है। ठीक है, अगर उसको ये बात पता ही नहीं है तो वो शादी कैसे करेगी। फिर पॉइंट नंबर 4 है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड। अगर देखोगे जिस मोड में एक्सेप्टेंस को प्रोवाइड किया जा रहा है उस मोड में अगर एक्सेप्टेंस है तो बात है, अगर मोड स्पेसिफाई नहीं है तो रीजनेबल मोड में आप एक्सेप्टेंस करोगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखोगे where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, accepted in that manner, but if the proposal does not instant the acceptance manner prescribed after it has been accepted, otherwise that is not the prescribed manner, the proposal is presumed to have the consent to the acceptance। ठीक है, फिर भी कर सकता है, बट ध्यान रखोगे आप मोड क्या होगा, रीजनेबल। एग्जाम्पल नंबर 48 आप पढ़ लोगे, इफ द ऑफर प्रेस्क्राइब एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर एंड offer is sent accepted by email, there is no acceptance of the offer if the offerer inform the offeree that the acceptance is according to the mode prescribed। जब आपने यहाँ पर मैसेंजर से मांगा है और वो ईमेल से दे रहा है, जब आपने पहले से स्पेसिफाई किया है बट उसने स्पेसिफाइड मोड में नहीं किया, क्या हो गया ये आपका, ध्यान रखोगे प्रिस्क्राइब मोड नहीं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कॉन्टेंट यहाँ पर फेल हो जाएगा। ठीक है, टाइम एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, है ना, ध्यान रखोगे अगर आपको टाइम स्पेसिफाइड किया गया है तो आप एक्सेप्टेंस कैसे प्रोवाइड करोगे, स्पेसिफाइड टाइम में, बट टाइम स्पेसिफाइड नहीं तो आप रीजनेबल टाइम में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल 49 बात को यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, ए ऑफर टू सेल 50 kg ऑफ बनाना एट ₹500, कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस आफ्टर 4 days। ठीक है, सच इज नॉट अ वैलिड कॉन्टेंट एज बनाना बीइंग appreciable item could not stay for a period of week, 4 days is not a reasonable time in this। ठीक है, यहाँ पर देखो भैया केला खरीदने के लिए बोला, 4 दिन के बाद आंसर दे रहे हो, 4 दिन बाद केला खाया हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर रीजनेबल टाइम क्या है, आप 2 घंटे 4 घंटे पर डे में दे सकते। ठीक है, फिर मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, केवल शांत रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। फिल्ट हाउस वर्सेस विंडले के केस में ये डिसीजन दिया गया है। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस ऑफ द ऑफरी,
और हिज फेलियर टू आंसर, है ना। ध्यान रखोगे अगर सामने वाले को तुम ऑफर दिया है, सामने वाला क्या है, शांत है, मौन धारण किया हुआ है, तो मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस डज नॉट एक्सेप्ट, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ये किया गया है। ठीक है, यहां तक जरा नोट कर लो, फिर हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले में, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, केवल शांत रहना नहीं एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जाम फैक्ट्स में बताया गया आपको, केस लॉ में फैक्ट क्या था, एफ फॉर फिल्टर हाउस, ठीक है ना, अंकल ऑफर बाय हिज नेफ्यू हाउस फॉर रुपीज 13 पाउंड से, if I hear no more about it, I shall consider that horse mine at rupees and mine at 30 pound. The nephew did not apply F at all. He told his ex-son B to keep the particular horse out of sale of his farm stock as he intended to reserve it for his uncle. ठीक है ना, उसने क्या किया, जब बिडिंग चल रही थी तो बोला कि ये जो घोड़ा है ये आप हमारे अंकल के लिए रख लो, बट जब बिडिंग चल रही थी तो बिडर क्या था, इस बात को भूल गया और घोड़े को बेच दिया। ठीक है, यहां पर देखो बाय मिस्टेक द एक्सटर्नल सोल्ड द हार्स, है ना, उसने क्या कर दिया, घोड़े को बेच दिया। एफ sued हिम फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, एफ ने क्या कर दिया, फाइल कर दिया। हेल्ड एफ कुड नॉट सक्सीड एज हिज नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम। देखोगे यहाँ पर डिसीजन में क्या मिला हम लोगों को, ये मिला कि उसके उसका जो भतीजा था उसने उस पर एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो आगे देखो, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। देखोगे जैसे हम लोग ऑफर कर रहे थे, है ना, तो ऑफर भी कैसे था आपका, एक्सप्रेस और इंप्लॉइड था, तो यहां पर भी देखो कुछ बातें हैं, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इंप्लॉय एक्सेप्टेंस, ठीक है। सेक्शन 8 of the act laid down that the performance of the condition of a proposal or the acceptance of any consideration, है ना, फॉर द रेसिप्रोकल प्रॉमिस may be offered with a proposal constitutes an acceptance of the proposal. Section provide the acceptance of the proposal by conduct as again other modes of acceptance, that is verbal or written communication. क्या मतलब हुआ आपको समझ, एक बार आप फिर से पढ़ो फिर मैं समझ। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, जैसे आपको कोई वर्क परफॉर्म करने की बात की गई है तो वहां पर एक्सेप्टेंस क्या माना जाएगा, जब आप उस वर्क को परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, यहां पर देखो तो आप इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी बोलते हो, देयरफॉर देखोगे व्हेन अ पर्सन परफॉर्म द एक्ट इंटेंडेड बाय द प्रपोजर एज द कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफर्ड बाय हिम, द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। ठीक है, जब आप उस काम को कर दोगे तो एक्सेप्टेंस मान जाएगा। एग्जांपल 52 इसका गवाह है, देखोगे व्हेन अ tradesman receive an order from a customer and executes the order by sending the goods, the customer order of goods offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods, it is a case of acceptance by conduct। आप सामान मंगवाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, प्लेस करते हैं ऑर्डर, ध्यान रखोगे तब वो एक्सेप्टेंस उस समय ऑनलाइन हो जाता है, बट ध्यान रखोगे एक्चुअल में एक्सेप्टेंस कब है,
जब आपके हाथ में सामान, ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बोली। When a cobbler sits with a brush and polish, a person giving his for polishing constituted as acceptance by conduct, है ना, आपने शूज पॉलिश करने के लिए किया उसको, और वो आपका शूज पॉलिश करके चमका के दे रहा है, तो माना जाएगा आपने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस कर लिया है। इस बात को आप ध्यान रखो, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे। तो यहीं पर ये टॉपिक आपका खत्म हुआ है। अब है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर को कब कम्युनिकेट माना जाएगा या एक्सेप्टेंस को कब कम्युनिकेट माना जाएगा, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इराइज होती रही। ठीक है, तो ये टॉपिक को हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ तक की बातों को, ठीक है, आपको टाटा।